सो ब्लॉक नंबर 5 पर हम पहुंच चुके हैं। MCQ 04 का हमारा जो सिलेबस चल रहा है, सभी यूनिट्स आप लोगों ने देख ली होगी। चैनल पर जब आप विजिट करेंगे ना, तो आप लोगों को स्पेसिफिक क्या नजर आएगी, प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक के रिगार्डिंग, चाहे वो असाइनमेंट्स है, चाहे वो डिफरेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका MCQ 22 है, 15 है, 23 है, 24 है, या फिर मैं कहूँ कि 4 है, 21 है, सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जाना है, देन क्लिक करना है। सो आप लोगों को ये सभी चीज़ें मिल जाएगी। सो ये आज जो हम करने जा रहे हैं ब्लॉक नंबर 5 है, उसकी जो पहली यूनिट है, दैट मीन्स यूनिट नंबर 18 बात करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की एंड द एग्जाम पॉलिसी। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहले इसको समझेंगे, फिर हम समझेंगे एग्जाम पॉलिसी। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैक्स टू मैक्स आपके एग्जाम जो फेमा और फेरा के बीच में जो डिफरेंस होता है वहां से आ रहे हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, सो और जो पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं ना कि 4 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो यहां से आ रहे हैं। ये 2 4 5 पॉइंट है, समझ में आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट एरियाज पता चल गए, तो इनको हम डिटेल में समझेंगे एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। सो 1 बाय 1 समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि पूरे के पूरे चैप्टर को रिलेट करेगा। ओके, एग्जाम पॉलिसी होती ही क्या है, पहले एग्जाम का मतलब समझिए कि एग्जाम का मतलब क्या है, फिर हम उसको रिलेट करेंगे आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ। तो जो एग्जाम लिखा हुआ ना बच्चे, एग्जाम का मतलब ही होता है कि आपको बताया जा रहा है कि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ करने जा रहे हैं। सरकार क्या करती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिगार्डिंग उसने क्या बनाई है, पॉलिसी बनाई है। क्यों बनाई है भाई, सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर रहे हैं। 1991 का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, LPG का, जो तुम्हें याद हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को बेस देने वाली है इस चैप्टर को कवर करने के लिए। गॉट इट। सो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिगार्डिंग ना सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई है, रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, टर्म कंडीशंस बनाई हैं, क्यों कि हर चीज बेहतर तरीके से हम कर सके। सबसे पहली बात तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूं। मान लीजिए यहां पर है सेलर एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या होगा, ऑब्वियस है बायर होने वाला है ये, ठीक है। अब जो सेलर है वो क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप भी कभी दुकान पे जाते हो, कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप बुक खरीदने गए, पेंसिल खरीदने गए, पेन खरीदने गए, तो वो दुकानदार क्या करने जाएगा बच्चे, आप लोगों को सामान देगा ही नहीं देगा, बिल्कुल देगा, और उसके बदले में आप उसको क्या देते हो, पैसे देते हो नहीं देते हो, कहते बिल्कुल देते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो रही है, पेमेंट हो रही है। पेमेंट कौन कर रहा है मैम, जिसने खरीदा है उसकी पेमेंट, उसके लिए खर्चा है, और जिसने बेचा है उसके लिए इनकम है, कहते बिल्कुल सही है। क्या गुड्स के अलावा सर्विसेज भी आपने कभी ली है किसी से, डेफिनेटली ली होगी। यहां पर देखो, अब आप इंटरनेट का यूज कर रही हैं, सर्विसेज है, आप डॉक्टर्स की सर्विसेज लेते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेते हैं, तो उनके बदले में आप किराया देते हो नहीं देते हो, रेंट देते हो और हाउस में रहने के लिए, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जब भी डिलीवर होती है ना, उसके बदले में हमें पेमेंट करनी पड़ती है। इतना सिंपल सा लॉजिक आया समझ में। अच्छा, अरे क्यों हमें बच्चों की तरह समझा रहे हो, रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जब भी हम बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यही सेम प्रोसेस होती है ना। इंडिया, मान लीजिए इंडिया क्या है हमारे पास, इंडिया क्या है, सेलर है, मतलब कि सामान किसी दूसरी कंट्री को बेच रहा है। दूसरी कंट्री कौन है, फॉर एग्जाम्पल यूके मान लेते हैं। यूके वाले क्या कर रहे हैं, हमसे खरीद रहे हैं, तो हमने सामान दूसरी कंट्री में भेजा है, फिर उन्होंने हमें पेमेंट दी है। क्या वो पेमेंट हमारी करेंसी में है, बिल्कुल भी नहीं है। यूके की जो भी करेंसी है आपकी डॉलर है उसमें आएगा, कहते हैं हाँ जी। इसी तरीके से इंडिया के संबंध काफी सारे देशों से होंगे, बिल्कुल होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूएसए से मान लीजिए, कनाडा से मान लीजिए, ईरान से, यूक्रेन से, जब भी जिस देश से लड़ाई चल रही है ना, मतलब सबसे मोस्ट ऑफ सभी कंट्री से हम ट्रेड करते हैं, राइट, समझ पा रहे हैं। तो इतनी सारी कंट्रीज के साथ जब हम ट्रेड कर रहे हैं, किसी को सामान दे रहे हैं तो किसी से सामान ले रहे हैं, है ना। अब उन सबका हिसाब किताब रखना सरकार की जिम्मेदारी होगी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे अब ये बात देखो कि जब भी क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल करने का मतलब क्या हो रहा है, हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया,
ध्यान से समझना, जब भी हम सेल करते हैं उसे जब बॉर्डर क्रॉस की जाती है तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा मिलता है। तो इनफ्लो हो रहा है कैश का बच्चे, कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। और कैश का इनफ्लो होना दैट मीन्स हमारा जो ऑफिशियल रिजर्व है, हमारी जो पॉकेट मनी है वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, किसकी, आरबीआई की, आपकी नहीं, आरबीआई की बढ़ रही है ना। अच्छा, जब भी हम क्या करते हैं, बाय करते हैं कोई भी सामान, इंपोर्ट करते हैं, उसे बोलता है इंपोर्ट करना, राइट। जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, अब हमने सामान खरीदा है तो डेफिनेटली हमने किसी को पेमेंट की होगी, तो पेमेंट की है तो कैश हमारी पॉकेट से क्या होगा, चला जाएगा, तो उसे हम कहेंगे भाई आउटफ्लो हो रहा है। तो इन सभी चीजों का हिसाब किताब रखने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया गया और उस डॉक्यूमेंट को ही नाम दिया गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बट यहाँ पे तो लिखा है भाई बैलेंस है, बैलेंस का मतलब होता है कि भाई जितना एक्सपोर्ट किया है भाई उतना ही हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्योंकि इन केस समझना, इसके पहला केस क्या हो सकता है कि भाई जो आपकी एक्सपोर्ट है ना वो बिल्कुल बराबर है किसके, इंपोर्ट के, तो बिल्कुल बढ़िया बात है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई भी कमी नजर नहीं आ रही। अच्छा, जब एक्सपोर्ट हमारे पास ज्यादा हो जाए इंपोर्ट से तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, थोड़ा ध्यान से लॉजिकली आंसर देना मुझे। जब हमने क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा सेल किया, सामने वाली कंट्री को सामान भेजा और उससे पैसे मिले हैं हमें, तो मतलब कि क्या है, हमारा बैलेंस क्या नजर आ रहा है, पॉजिटिव नजर आ रहा है, सरप्लस में नजर आ रहा है, कहते बिल्कुल नजर आ रहा है। तो यहां पर समझने की बात यह है कि जब एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा होते हैं इंपोर्ट से, सरप्लस की कंडीशंस बिल्कुल बढ़िया मानी जाती है, सरकार बिल्कुल खुश हो जाती है। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि इस पैसे को हम फ्यूचरिस्टिक में यूज कर सकते हैं, इनकेस हमें सामान मंगवाना पड़ सकता है या फिर उनकी पेमेंट करनी पड़ सकती है, कुछ भी XYZ जो भी हमें आगे पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कम हो और इंपोर्ट ज्यादा कर ले, मतलब कि सामान हमने ज्यादा मंगवा लिया किसी कंट्री से और अब ऑब्वियस है पेमेंट भी हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, तो हमारे पास अब पैसों की क्या हुई, कमी हुई, डिफिशिट हुई, राइट, समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो पहली सिचुएशन है उसे बोला जाता है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट। मींस कि किसी भी देश के साथ जब भी हमने ट्रांजैक्शंस की है रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, उन सबको हमने एक पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया 1 साल की, और उसके अंदर रिकॉर्ड करने के बाद ये पता लगाया कि भाई हमने जितना एक्सपोर्ट किया था हमने उतना ही इंपोर्ट किया, उसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। गॉट इट। अच्छा, दूसरी सिचुएशन को बोला जाता है, अब ये बैलेंस तो नहीं है, एक चीज प्लस में है तो दूसरी चीज माइनस में है, कमी नजर आ रही है, तो ये सिचुएशन हमारी इंडिया के लिए बहुत खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये चीजें बढ़ती चली जाती है और इसको कंट्रोल भी करने के लिए बहुत सारे मेथडोलॉजी, और ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आया है कि मेथड्स ऑफ द करेक्टिंग ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आया? यस एवरीवन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इतनी यूनिट में इंपॉर्टेंस दी है। गॉट इट। क्योंकि यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि भाई एक्सपोर्ट होता क्या, एक्सपोर्ट करने से क्या क्या चीजें होती हैं, ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। अच्छा, इन सबको जब हम रिकॉर्ड करते हैं कि किस देश से कितना लेन देन हुआ, केवल हम एक देश से तो ट्रेड करते नहीं है, हमारी जो संबंध है अलग अलग देशों से है, किसी से सामान खरीदते हैं तो किसी को बेचते हैं, है ना, किसी पे को आधी पेमेंट की है, किसी को नहीं की है या बिल्कुल भी नहीं की है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सबका रिकॉर्ड रखना उस एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर। उस डॉक्यूमेंट अगर बैलेंस है तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे, अगर बैलेंस नहीं है तो उसे हम डिफिशिट में डिसइक्विलिब्रियम में कहेंगे। वो डिसइक्विलिब्रियम आपका सरप्लस भी हो सकता है और आपका डिफिशिट में भी हो सकता है। गॉट इट। अच्छा, अब पहले क्या हुआ था 1991 के दौरान, पहले मैं स्टोरी थोड़ा सा रिलेट करूंगी जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी कि जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स इतने डिटेल में क्यों दिए हुए हैं। देखो 1991 के दौरान ना आपके गवर्नमेंट ने ना पता है क्या किया था, हर चीज को फ्रीली कर दिया था, मतलब कि बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस थी उस दौरान, राइट, कि भाई जैसे चाहे वैसे आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। फिर कुछ टाइम के बाद ये एनालिसिस हुआ कि इस तरीके से खुली परमिशन देने से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है।
लोग क्या करेंगे, इलीगल चीजों से इलीगल चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, राइट या नो, यस या नो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इन्हीं चीजों को लेकर सरकार ने ध्यान दिया और पॉलिसी बनाना स्टार्ट किया। हम इसकी रूल्स बनाए कि थोड़ा बहुत भाई कंट्रोल हो सके। जैसे अक्सर मेरी क्लास के अंदर भी रूल्स है, रेगुलेशन है कि भाई टाइम पे क्लास को ज्वाइन करना है और टाइम पे ही आपकी छुट्टी होगी। जिस दिन टेस्ट बोला गया है अक्सर सैटरडे को होता है, तो सैटरडे डिफाइन किया गया कि हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर ले। अब मैं टेस्ट लूँ ही ना, एट द एंड फरवरी में तुम्हारा टेस्ट लूँ तो ऑब्वियस है तुम लोग वैसे भी ढीले पड़ जाओगे। तो पॉलिसी, टर्म, कंडीशंस, रूल, रेगुलेशन बस इसीलिए होती है कि आप किसी चीज को कंट्रोल कर सके और उसको सही तरीके से उसे अप्लाई कर सके, कोई भी आप नई पॉलिसीज लेकर आ रहे हो तो। गॉट इट। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है कि जब आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ क्या करते हो, सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, चाहे वो गुड्स है या सर्विसेज है। समझ में आया। इसके फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। अब यहाँ पे फायदे अगर मैं काउंट करूँ तो सबसे पहले देखो, जो इंडिया का जो सेलर है, इसने जो भी सामान बनाया, ठीक है, अब सामान बनाने के लिए इसने पहले प्रोड्यूस किया होगा, यस या नो, प्रोड्यूस किया होगा। प्रोड्यूस करने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो उस रॉ मटेरियल उसने कहाँ से अरेंज किया, इंडिया से ही, जो भी इसके सप्लायर हैं वहाँ से अरेंज किया। तो पहली बात तो इनको काम दिया, इनकी इनकम जनरेट हुई। अच्छा, इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसे लेबर की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, इसे मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। तो इन्होंने क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। यस, मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी उसने वो भी एक्वायर की होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई फॉरेन कंट्री के साथ डीलिंग करने से पहले ना उसने अपने देश को क्या किया है, रोजगार दिया है, इकोनॉमिक में ग्रोथ दी है, प्रोडक्शन बढ़ाया है, जीडीपी में ग्रोथ करवाया है। यस या नो। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ऐसे ही प्रमोट नहीं किया जा रहा है, सरकार ऐसे ही तुम्हें प्रमोशन वाले कॉन्सेप्ट को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट भी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी पॉइंट है। कहते हैं ना कि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो पहला पहलू समझ लिया कि भाई हम जब एक्सपोर्ट करते हैं, और वो सबसे बढ़िया बात, जब कोई दूसरी कंट्री हमें पेमेंट करते हैं ना, उस कंट्री की जो करेंसी है ना हमारे पास इकट्ठा हो जाती है। और इकट्ठा करने का मेन फायदा ये है कि जब भी हम उससे उसी से, मान लीजिए यूके ने हमें पेमेंट की और इन फ्यूचरिस्टिक 6 महीने के बाद हमने उससे से कोई सामान खरीदा है, अब उसने सामान भेजा तो हमें पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना। तो जो करेंसी यहाँ आई थी उसको यहाँ पेमेंट करने में यूज कर सकते हैं। ये एज पर द आरबीआई के रूल रेगुलेशंस होते हैं। फॉरेक्स रिजर्व होता है ना, वो आरबीआई हैंडल करती है उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके काफ़ी सारे फायदे हैं फॉरेन ट्रेड करने के, क्योंकि ये इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा अच्छे से रोल प्ले करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग हो रही है। यस, जो भी टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, हम दूसरी कंट्री से मंगवा भी लेते हैं, क्योंकि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ना बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को, जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें ज़रूरी है कि उस कंट्री के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। मीन्स कि उस जैसा भी कल्चर है, जैसा भी स्टैंडर्ड है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो सब चीज़ को हमें मेंटेन करना पड़ता है। जैसे इंडिया के भी कुछ एक्ट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली फूड हो गया, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, उन सब के लिए स्पेसिफिक एक्ट्स बनाए गए हैं, और उन एक्ट्स के दौरान ही कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आ सकता है या जा सकता है। यस या नो। अच्छा, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, क्या हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, और इवन इकोनॉमिक में तो ग्रोथ कर ही रहे हैं। दैट्स इट। समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट? अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को जब लाया गया ना फॉरेन ट्रेड को, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये ज़्यादा सोच बनी थी सरकार की कि हमारी कंट्री एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कंट्री बनेगी। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का मतलब क्या है कि कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाए, पहले तो अपने देश का क्या करे, कोटा फिल करे, ज़्यादा बच गया है तो उसको, उस सामान को फॉरेन कंट्री के अंदर क्या करना है, सेल करना है। फॉरेन को बेचोगे तो पैसा आएगा। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? तो एक्सपोर्ट लेड कंट्री उसी को कहा जाता है कि मैनी कंट्रीज रियलाइज दैट द इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट कैन एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस है, हम किसी दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हैं तो पहले इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ये काफ़ी सारी चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ेगी। यस या नो? अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, मतलब कि केस दिए गए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा, मतलब ये हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, मेन बात तो ये है। ठीक है, अच्छा, ट्रेंड क्या है फॉरेन ट्रेड का, गो थ्रू करना है, अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया।
2-4 बार करेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएंगे। एक्सपोर्ट के अंदर ग्रोथ धीरे धीरे करके होती जा रही है और इंपोर्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा इंपोर्ट ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब कि बाहर से कंट्री से हम ज़्यादा मंगवा रहे हैं सामान एज कंपेयर टू अगर बेचने की बारे में बात की जाए तो। ठीक है, अच्छा, इसी वजह से कि हमारा जो इंपोर्ट है ना वो ज़्यादा हो रहा है। अगर देखो बेटे इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमें क्या, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हमने सामान ज़्यादा खरीदा है, और सामान खरीदा है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। और पेमेंट कहाँ से होगी भाई, आरबीआई के थ्रू से ही होगी, है ना। वो रिजर्व है ऑफिशियल, जिसे हम कहेंगे हमारा जो ऑफिशियल रिजर्व है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसे कम होने से बचाने के लिए तो हमने क्या मुहिम लाई कि भाई एक्सपोर्ट प्रमोशंस को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट के अंदर इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भाई एक्सपोर्ट प्रमोशंस मेजर्स क्या क्या है, जो सरकार के द्वारा कौन कौन सी पहल है जो ली गई थी, किन किन बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था कि भाई जिससे कि हम एक्सपोर्ट कर सके। ऑब्वियस है जितने भी प्रोड्यूसर है ना उनको फ़ायदा दे दो। ठीक है, जितने भी प्रोड्यूसर है उनको फ़ायदा दो। क्या क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि भाई जो भी उनको प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो कम प्राइस पे मिल जाए उनको। कहते ठीक है मिल गया, टाइम पे मिल जाए वो भी मिल गया। जो भी प्रोसेस होता है ना, जब हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं यहाँ से, मान लीजिए इंडिया का बॉर्डर है ये, ठीक है, हम किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाने के लिए कोशिश करते हैं तो हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। वो फॉर्मेलिटी अगर कम हो जाए तो ऑब्वियस है जो प्रेशर होता है सामने वाली पार्टी का जो सामान को डिलीवर कर रहा है वो कम होगा, तो डेफिनेटली उस चीज़ को और ज़्यादा करने की बात करेगा। अच्छा, जो टैरिफ होता है, टैरिफ समझते हो, टैक्स जो लगता है, सरकार क्या लगाती है, कस्टम टैक्स लगाती है नहीं लगाती बॉर्डर को क्रॉस करने में, यस या नो। तो वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होगा तो कम अमाउंट सरकार को देनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम जनरेट होगी। वही बात है ना, बोला तो है जो प्रोड्यूसर है ना उनको फ़ायदा दो। अच्छा, जो इनकम टैक्स है वो भी कम करो। जो फॉरेन कंट्रीज़ के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि वहाँ की मार्केट में किस तरीके का प्रोडक्ट चल रहा है। अब जैसे आप लोगों को पता है कि जो वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का पहले वॉर चला था, और ईरान और इजराइल का जो अब चल रहा है ना। सो उस वॉर के रिगार्डिंग अगर पहले इंफॉर्मेशंस अब हमारे इंडिया के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको पहले ही पता होगा तो डेफिनेटली वो अपनी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से बना लेंगे। तो कहने का मतलब है पॉलिसी बनाना इस तरीके से कि जो प्रोड्यूसर है ना उसको फायदा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाए, और ज़्यादा सामान बनाएगा तो ऑब्वियस है पहले इंडिया की नीड को फुलफिल करेगा, देन उसके बाद जो फॉरेन कंट्री है उनकी नीड को फुलफिल करेगा। ठीक है, और स्पेसिफिक एरिया भी मेजर्स किए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट प्रमोशंस मेजर्स आर द पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स किसके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए गए, कि जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। क्या तुम लोगों ने ये पढ़ा हुआ पहले? हाँ जी, पढ़ा हुआ है। तो यही बात बता रही थी, जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हमने किए हैं ना वो कहीं ना कहीं इस लेक्चर का बेस रहने वाला है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पर जो रूल रेगुलेशंस होते हैं ना वो अदर एरिया से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मतलब कि इस वाले एरिया में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। कैसे रिलैक्सेशन, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए कि आप लोगों को जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, टैरिफ जो है, ये सारी की सारी कम पे करनी पड़ती है। टैक्स में कंसेशन मिल जाती है, जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो सिंप्लीफाइड की जाती हैं, और आप लोगों को एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स कि जब भी आप सामान को बना लेते हो तो ज़रूरी तो होता है ना कि उसको उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में मेंटेन करके रखें। जैसे कि अगर बात की जाए वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, तो जो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनकी फॉरेन कंट्री में, ठीक है, तो उनको ज़रूरी है वो एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, वेयर हाउस की सर्विस प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करना, ये सरकार के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, अगर आपको कोई रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो वो ईजिली आपको मिल जाए। ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट का, अब ये कह रहे हैं कि केवल सामान में आप लोगों को सहायता नहीं दी गई, आपको बाकी अदर सर्विसेज भी दी गई। अदर सर्विसेज जैसे कि पैसों की अक्सर दिक्कत होती है, जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, तो पैसों की सुविधा प्रोवाइड की आप लोगों को,
है ना। और दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चेंज होने वाला है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द डाटा। डाटा अगर फॉरेन कंट्री का हमें पता होगा तो उसको हम इजीली एनालिसिस कर लेंगे, देन क्या होगा उसके हिसाब से हम अपनी पॉलिसीज बना लेंगे, सामान बनेंगे। ठीक है, तो आईटी हो गया, कंसल्टिंग सर्विसेज हो गया, फाइनेंस की सर्विस हो गया, या फिर मैं कहूँ कि जो ट्रैवलिंग और टूरिज्म की सर्विसेज होती है, ठीक है, वेयर हाउसेज की सर्विस होती है, सारी की सारी इसमें दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस एंड स्टार ट्रेडिंग हाउस, सबका काम एक है बट लेवल अलग अलग है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि अगर किसी होटल्स की अगर बारे में बात की जाए, कोई 2 स्टार होटल होता है, कोई 3 स्टार होटल होता है, कोई 5 स्टार होता है, कोई 7 स्टार होता है। वो स्टार किसके बेसिस पे? परफॉर्मेंस के बेसिस पे है, यस या नो। तो सेम इस तरीके से ट्रेडिंग हाउस होते हैं। हाउस इन द सेंस कि ऐसे एरिया होते हैं जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्रमोट किया जाता है, मेनली एक्सपोर्ट को। ठीक है, एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, मतलब कि एक्सपोर्ट जो भी बंदा कर रहा है ना उसको हेल्प की जाएगी, और वो जिस भी हाउस की क्या है परफॉर्मेंस बेहतर होगी उसको उतनी ज्यादा रेटिंग देती है। ठीक है, सबसे ज्यादा हाई रेट पे है स्टार ट्रेडिंग हाउस। हायर लेवल ऑफ द एक्सपोर्ट रिकॉग्नाइजेशंस गिवन टू द एक्सपोर्टर हु अचीव वेरी हाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ट्रेडिंग हाउस क्या है? ये लार्ज है, ये क्या है आपका एक्सपोर्ट हाउस, ये नॉर्मली है जिसके इंपॉर्टेंस है जस्ट एक्सपोर्ट करना। ये छोटे लेवल पे अगर बात की जाए तो फिर ट्रेडिंग हाउस उससे बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये है हायर एक्सपोर्ट टर्नओवर देन द एक्सपोर्ट हाउस, ये लेवल्स है जस्ट। ठीक है, इनका मेन काम है कि जितने भी एक्सपोर्टर्स है ना वो एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा करें, उनकी हेल्प करते हैं ये। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? मार्केट एसेस इनिशिएटिव्स के बारे में बात की जा रही है। मतलब कि मार्केट में जितनी भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, पैसों की रिक्वायरमेंट हो जो मैंने आप लोगों को बताई, मार्केट रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है, फॉरेन कंट्री की जितनी भी डाटाज होती हैं उनके बारे में रिक्वायरमेंट होती है। हमारी इंडिया के अंदर पोर्ट के ऊपर वेयर हाउस की सर्विस, और फॉरेन कंट्री में पोर्ट की अंदर जो पास होती है वेयर हाउस की सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, और कोई भी कैंपेन है, ठीक है, ट्रेड फेयर्स हैं, वो लगवाना हमारी इंडिया की जो इंडिया है उसमें हेल्प करती है। अब आप लोगों को पता हो तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा था चाइना के अंदर, जहां पर डिफरेंट कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर है, सेलर है, वो अपना अपना प्रोडक्ट वहाँ पे शो ऑफ कर रहे थे, है ना। पता हो तो बढ़िया बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं कब क्या होगा। हर 6 महीने में लगता है ये। वन ऑफ द मेजर चैलेंज क्या है एक्सपोर्टर के लिए कि हमें इंटरनेशनल मार्केट को ढूंढना कि किस एरिया में क्या प्रोडक्ट, किस तरीके का प्रोडक्ट चलेगा। ये सभी की सभी प्रॉब्लम को फाइंड आउट किसने किया? गवर्नमेंट ने हमें असिस्ट किया, गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया डिफरेंट तरीके से, जैसे कि रिसर्च करवा के वहाँ पे देखो हर एक, जैसे कहते हैं ना कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर एम्बेसीज होती है, अलग अलग देशों की अलग अलग एम्बेसीज होती है ना। जैसे इंडिया की जो इंडिया का जो डिपार्टमेंट है हर कंट्रीज के अंदर है तो इंडियन एम्बेसी कहा जाता है वहाँ पे। इसी तरीके से बाकी अदर कंट्रीज की हमारे इंडिया के अंदर एम्बेसीज है तो वो एम्बेसीज कहा जाते हैं। वो क्या करते हैं? इंडिया की जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपने अपने देशों के अंदर देती है, दैट्स इट। सबका अपना अपना अलग अलग रोल होता है, बट मोटा तौर पे समझा जाए तो वहाँ की इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुँचाना। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड फेयर का अरेंज करवाना। ठीक है, पार्टिसिपेशन किस तरीके से होने वाली है, जितने भी शोरूम्स है अब्रॉड के अंदर, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है, ये प्रोवाइड करना। ब्रांड प्रमोशंस एंड द क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सबसे मेन पॉइंट है कि देखो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, अगर बात की जाए फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, दिन रात का फर्क है या नहीं? और वो वेरी करते हैं क्योंकि कस्टमर जैसे हैं वैसे हमारे क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। यस यू नो, तो यहाँ पर यही बात है कि जितनी भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जितना भी हम किसी फॉरेन कंट्री में सामान को भेजेंगे तो ज़रूरी है कि हमें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा। विदाउट स्टैंडर्ड मेंटेन कोई भी सामान बॉर्डर क्रॉस ही नहीं होगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी, ब्रांड रेपुटेशन, क्योंकि ये इसलिए बात की जा रही है। देखो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए इंडिया से कोई सामान यहाँ से गया फॉरेन कंट्री में और वो इतना खराब था जिसके कारण वहाँ के एरिया की जितनी भी पॉपुलेशन है वो बीमार हो गई है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? भाई इंडिया से सामान आया था, इंडिया का सामान के कारण हमारे यहाँ इस एरिया की इतने 1000 लोगों की मौत हो चुकी है।
तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना वो केवल प्रोडक्ट नहीं है, सेलर केवल एक सेलर नहीं है, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या कहती है कि क्वालिटी को भी मेजर करने के लिए स्पेसिफिक इक्विपमेंट एंड स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाया है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यहाँ पर इंप्लीमेंट होने वाला है कि आपकी क्वालिटी एज पर द स्टैंडर्ड मीट अप कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, आपको ईडीआई के थ्रू आपको जितनी भी वर्क है वो आपको ईजिली कर सकते हो, क्योंकि पहले पेपर वर्क होता था। यस या नो? जैसे आप लोगों को भी पता है, जो स्टार्टिंग में हमने जब आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, हम पेन कॉपी पेपर इस तरीके से यूज़ करते थे। अब क्या है, अब हम डिजिटली पढ़ा रहे हैं, तो चीज़ें धीरे धीरे करके चेंज हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का मतलब ही यही है कि पहले क्या होते थे, अब हर वर्क को काम करने, जितना भी काम होता था एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, पहले पेपर वर्क पे होता था, मतलब कि रिटर्न में, खाता बही में खतौनी वाली अगर बात तुम लोगों ने सुनी हो तो मेरी, तो वैसा होता था। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है, हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हर चीज़ पिक हो रही है। और एआई ने तो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया है हर चीज़ को, राइट। नेक्स्ट जाता है सेंट्रल असिस्टेंस टू द स्टेट, मीन्स कि एक्सपोर्ट डिपेंड्स नॉट ओनली द कंपनी बट आल्सो ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। दैट मीन्स कि केवल एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट करो, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर चीज़ आप लोगों को दे दी, ठीक है भाई, ज़रूरी है ना बाकी अदर फैक्टर्स, जो ये कह सकते हैं हम सपोर्टिव सर्विसेज भी तो देनी पड़ेगी ना। जैसे कि मैं ये कहूँ कि आपका सामान क्या हो रहा है, दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रहा है, तो भाई रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज होती है वो अच्छी होनी चाहिए, रोड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। गड्ढे गुड्ढे हुए तो वैसे ही 1 घंटा फालतू लगने वाला है तुम्हें, है ना। फ्लाईओवर बनने के बाद तुम लोग, तुम्हारे शहर में भी बने होंगे, ठीक है, मेट्रो आने के बाद जो सफ़र हमारा 1 से 1.5 घंटे का होता था, वो अब 45 टू अप्रोक्स 1 आवर तक की कवर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती है, सो ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिपेंड्स नॉट ओनली इन द कंपनी बट आल्सो ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, देयरफॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग द फंड टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट्स को क्या करने वाली है, मेंटेन करके रखने वाली है। रोड के रिगार्डिंग हर चीज़ मेंटेन होगी। इनलैंड कंटेनर जो डिपोर्ट्स होते हैं, जो शिपिंग वाला पॉइंट होता है, वहाँ पे के बारे में बात की जा रही है। कंटेनर्स द फ्रेट स्टेशंस है, ठीक है, कि सामान को उठाने के लिए, ठीक है, वापस पिलंग करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। तो हमें ज़रूरी है कि इन तरीके की सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करनी है। अच्छा, थ्रस्ट सेक्टर के बारे में अगर बात की जाए, तो थ्रस्ट सेक्टर के बारे में बात की जाती है, यहाँ पर बात आ रही है स्पेशल अटेंशंस की, जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाती है। That means the government identified these sectors because they have the highly potential to earn the foreign exchange and increasing the Indian shares in the global market. That means जिस एरिया से ये लग रहा है ना कि ये प्रोडक्ट या फिर ये एरिया ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, उन्हें और ज़्यादा बूस्ट करना, जो नहीं कर रहा है उन्हें प्रमोट करना कि भाई तुम लोग ये करो, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, थ्रस्ट सेक्टर्स आर द इंडस्ट्री दैट रिसीव द स्पेशल अटेंशंस एंड द एनकरेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू बूस्ट द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उनको स्पेशली अटेंशन दी जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर। अगर आप लोगों ने तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, तो जब तुम लोग 3rd सेमेस्टर में आ जाओगे ना, तो MCQ 15 पूरी ऐसे डाटा से भरी पड़ी है, आप लोगों को उसमें डाटा याद करना है। और ये जितने भी नाम लिखे गए ना उनके ऊपर चैप्टर्स हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यही चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है। और सरकार ने इनके लिए क्या काम किया, कितने फेलियर्स हुए, कितने % हमने बढ़ा है, कितने नहीं बढ़ा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ वो डिस्कस होती हैं, ठीक है। तो थ्रस्ट एरिया हमारे पास यही है, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस की जाती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, दैट मीन्स कैपिटल गुड्स का मतलब समझो पहले क्या होता है। वो सामान जो कि हम एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, खरीदते हैं, दोबारा से सेल करने के लिए नहीं खरीदते, उसको हम अपने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदते हैं। यस एवरीवन, वो कुछ भी हो सकता है, मशीन हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकता है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर हमारी हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है और ये हम लंबे टाइम तक उसको यूज़ करते हैं।
एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम क्या कहती है, जो कि सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, और उसमें क्या किया गया था, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द एक्सपोर्ट बाय द अलाउइंग द एक्सपोर्टर टू इंपोर्ट द कैपिटल गुड्स। मीन्स कि मान लीजिए अपने यहाँ पर एरिया के अंदर ना मशीन नहीं है, ठीक है, आप क्या करेंगे, फॉरेन कंट्री से वो मशीन मंगवा सकते हो, क्योंकि उस मशीन का यूज करके बेटा आप क्या करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। यस, द मेन पर्पज ऑफ दिस स्कीम टू हेल्प द एक्सपोर्टर, यहाँ पर एक्सपोर्टर की हेल्प करना है, किस लिए कि देखो फॉरेन से क्या होगी, मशीन आएगी तो डेफिनेटली वो बिल्कुल मॉडर्नाइज होगी या नहीं होगी। यस, न्यू मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है हमारी जो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है, प्रोडक्शन की जो नंबर ऑफ जो कैपेसिटी थी प्रोड्यूस करने की, वो भी बढ़कर आएगी या नहीं आएगी। यस एवरीवन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इसी की चीज़ के ऊपर फोकस किया गया। की फीचर क्या है, कैपिटल गुड्स आर द कैन बी इम्पोर्टेड एट 5% कस्टम ड्यूटी। देखो सामान बनाने के लिए आपने क्या है, सामान मंगवाया है तो आपके ऊपर बहुत कम परसेंटेज ड्यूटी लगी है, पता है तुम्हें, बहुत हैवी लगती है। ठीक है, समझ में आया। तो किन किन चीज़ों को एक्सपोर्ट प्रमोशंस मेजर्स जो सरकार के द्वारा किए गए हैं वो क्या क्या है, स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर दिया, सर्विस सेक्टर डिफाइन कर दिया, स्पेसिफिक हाउस बनाए गए जहां पे उनको जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको हेल्प की जाएगी, और जितनी भी एसेसिबिलिटी है फिनांस के रिगार्डिंग, डाटा के रिगार्डिंग, हर चीज़ से रिगार्डिंग उनको सर्विस दी गई है। अच्छा, एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रमोट तो कर दी है, बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट की है, लोगों ने कंट्रीब्यूट भी किया है, बट ज़्यादा ये चीज़ें देखने के बाद ना ये पता लगा कि भाई कंट्रोल भी होना ज़रूरी है, रेगुलेशंस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना रेगुलेशंस के कहते ना कि बिना कमांड के काम फिर बिगड़ जाता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर पतंग क्या होती है, हवा में उड़ रही है और वो डोर के साथ बंधी हुई है, तब तक वो अच्छी उड़ेगी जब तक डोर के साथ है। जिस दिन वो डोर काट दी वो ऐसे लड़खड़ा जाएगी, पता नहीं उसका रास्ता क्या होगा, अपने उद्देश्य को अचीव करेगी या नहीं करेगी। तो सेम इस तरीके से यहाँ पर भी है